हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी। यह टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। अवरक्त स्पेक्ट्रम अणु की कंपन और घूर्णन ऊर्जा में एक साथ संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। इन संक्रमण के लिए जो आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण है वो हमें जो है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के IR रीजन से प्राप्त होता है। और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का एप्लीकेशन क्या है? इसके द्वारा जो है हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह की जानकारी प्राप्त होती है और उससे हमें अणु की संरचना को समझने में हेल्प मिलती है। किसी भी यौगिक का अवरक्त स्पेक्ट्रम IR स्पेक्ट्रम तरंग संख्या और पारगम्यता के बीच खींचा गया आलेख होता है। इसमें अवशोषण बैंड की जो दिशा है वो जो UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो प्राप्त बैंड के ठीक विपरीत होती है। और इसके अंदर जो है तरंग संख्या क्या होती है? तरंग संख्या का मतलब होता है 1/λ। ये लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। IR रीजन क्या है? तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे IR को 3 भागों में बांटा है। तो यहाँ पे निकट IR है, फिर IR है और फिर सुदूर IR है। और जब हमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में का अध्ययन करना है तो हमें इसके लिए जो है कौन सा IR रीजन सेलेक्ट करना है? तो वो है लैम्डा के अनुसार 2.5 माइक्रोन से 15 माइक्रोन का क्षेत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर कार्बनिक यौगिक इसी क्षेत्र में अवशोषण करते हैं। और तरंग संख्या जो है सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में हम बताएंगे तो ये है 667 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। और निकट और सूक्ष्म का जो है उपयोग कम होता है IR के लिए। अब हम देखते हैं सैद्धांतिक आधार। अवरक्त स्पेक्ट्रम का आधार अणुओं में होने वाले कंपन है, इसलिए इन्हें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। विभिन्न कंपन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण हेतु आवश्यक ऊर्जा IR रीजन से प्राप्त होती है। अणु लगातार कंपन करते रहते हैं एवं उनमें उपस्थित बंध जो है तनित और बंकित, डेट मीन्स स्ट्रेचिंग और बेंडिंग होते रहते हैं। किसी अणु का अवरक्त स्पेक्ट्रम दो भिन्न कंपन ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण के कारण प्राप्त होता है। अणु में प्रत्येक बंध की कंपन ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। इसको हमने निम्न फॉर्मूले से बताया है। एक फॉर्मूला है, यहाँ पे एक टर्म आती है 0 पॉइंट एनर्जी। वो होगा कब? जब हम वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जो है वो अगर 0 लेते हैं, V बराबर 0, तो उसमें उस वाइब्रेशनल एनर्जी अगर एनर्जी लेवल 0 का जो ऊर्जा होती है उसे हम 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। और वो उसका मान होता है हाफ इंटू h म्यू नॉट। डेट मीन्स वाइब्रेशनल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू h म्यू नॉट। ये आप देख रहे हैं फॉर्मूला। उसके बाद में स्थितिज ऊर्जा और अंतर्नाभ के दूरी के बीच में इस प्रकार का ग्राफ आता है। और यहाँ पे जो है एनर्जी लेवल, ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को मैंने बता रखा है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कंपन की विधाएं, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो टोटल कितने कंपन की संख्या होती है किसी अणु के अंदर, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर परमाणु n परमाणु का मतलब है कि मोल के रूप में अगर हम बताएं तो n परमाणु से बने अणु के मूल कंपनों की संख्या जो है 3n-6 होती है। अगर अणु की संरचना रेखीय है तो यहाँ पे जो है मूल कंपनों की संख्या कितनी आएगी? 3n-5। तो ये फॉर्मूला कैसे ओरिजिनेट हुआ है इसको हम समझते हैं। तो आपको क्या करना है, जो अणु है उसकी कुल स्वतंत्रता की कोटियों में से आपको माइनस करना है किसको? स्थानांतरण स्वतंत्रता की कोटि को और घूर्णन स्वतंत्रता की कोटि को। कुल स्वतंत्रता की कोटियाँ होती है 3n और स्थानांतरण स्वतंत्रता की कोटियाँ होती हैं ओनली 3 और घूर्णन स्वतंत्रता की कोटि होती है ओनली 3। ठीक है। और 3n में से आप किसको माइनस करेंगे? 3 + 3 डेट मीन्स 6 को। 3n-6 क्या है? ये तो है अगर परमाणु रेखीय नहीं है। और परमाणु रेखीय है तो यहाँ पे आप यूज करेंगे 3n-5, क्योंकि यहाँ पे घूर्णन स्वतंत्रता की कोटियाँ अब 3 नहीं होती, कितनी होती है? 2। अब आप फॉर्मूले को समझते हैं। नाभिक की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए हमें 3 निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। और अगर नाभिक या परमाणु n की संख्या में है तो यहाँ कितने निर्देशांकों की आवश्यकता होगी? 3n। तो ये जो है 3n क्या हो गई? 3 तो क्या है यहाँ पे? निर्देशांक। और n क्या है? n परमाणुओं की संख्या है। ठीक है। ये n क्या? मोल के अंदर अवोगाड्रो नंबर। तो 3n कोटियाँ अणु की कंपन, घूर्णन और स्थानांतरण गतियों को प्रदर्शित करती है। डेट मीन्स कुल स्वतंत्रता की कोटियों में तीनों कोटियाँ आ गई, वाइब्रेशनल भी आ गया, स्थानांतरण भी आ गया और घूर्णन भी आ गया।
अब अगर आपको घूर्णन कम वाइब्रेशन की संख्या ज्ञात करनी है तो कुल स्वतंत्रता की कोटियों में से आपको 2 को माइनस करना है। वो 2 कौन कौन है? स्थानांतरण और घूर्णन को। तो ये फॉर्मूला होता है 3n-6। फिर है आणविक कंपन के प्रकार। अणुओं में होने वाले कंपनों के भी कई प्रकार होते हैं, परंतु कंपनों के मूलतः 2 ही प्रकार होते हैं। वे हैं तनन स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग, बंकन। और आप यहाँ टेबल से देख रहे हैं कि तनन 2 प्रकार का होता है, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक। ऐसी बंकन 2 प्रकार का है, सीजरिंग, वैगिंग, रॉकिंग एंड ट्विस्टिंग। तनन में क्या है? तनन कंपन क्या होते हैं? इस तरह के कंपनों में परमाणु उनके बीच के बंध की दिशा में कंपन करते हैं, जिससे परमाणु के बीच की दूरी कम या ज़्यादा होती रहती है। अर्थात इन कंपनों के काल में बंध लंबाई में परिवर्तन होता है, और जबकि बेंडिंग में क्या होगा? बंध कोण में परिवर्तन आएगा। ठीक है। तनन में क्या होता है? बंध लंबाई में, परंतु बंध कोण अपरिवर्तित रहते हैं तनन के अंदर। और बेंडिंग में क्या है? किसी अणु में जब 3 परमाणु होते हैं तो तनन के अलावा बंकन या विरूपण कंपन भी होते हैं। इन कंपनों में परमाणु या पूरा समूह बंध की अक्ष के लंबवत दोलन करते हैं। अतः बंध कंपन में बंध दूरी समान रहती है, परंतु परमाणु के बंध अक्ष के बीच कोणों में परिवर्तन होता रहता है। अब जो तनन है 2 प्रकार के हैं, सममित और असममित। यहाँ पे ये तीर का निशान असममित के अंदर जो है तीर का निशान गलत लगा हुआ है, इसको आप इस प्रकार लगाइए। एक दूर जा रहा है तो एक पास आ रहा है। ठीक है, अब समझते हैं। तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या हो रहा है? ये वे कंपन है जिसमें बंध एक साथ तनते हैं या दबते हैं, अर्थात बंध दूरियां एक साथ बढ़ती या घटती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं दोनों हाइड्रोजन ये CH2 के रेस्पेक्ट में हैं, तो यहाँ ये बीच में कार्बन है और दोनों हाइड्रोजन एक साथ या तो दूर जा रहे हैं या एक साथ पास आ रहे हैं। और एसिमेट्रिक में क्या होगा? एक हाइड्रोजन दूर जा रहा है तो दूसरा हाइड्रोजन क्या है? पास आ रहा है। ठीक है। फिर है बंकन। बंकन 2 प्रकार का होता है, एक ही तल में और तल के बाहर। दैट मीन्स ये तल में हो रहे हैं कंपन और ये तल के बाहर हो रहे हैं। ये 2 प्रकार का तल में ही होते हैं, तो रॉकिंग और सीजरिंग। रॉकिंग में क्या है? ये वे कंपन है जिनमें कंपन करने वाला समूह अणु के तल में ही दाईं और बाईं ओर झूलता है। और सीजरिंग क्या है? एक कैंचीनुमा गति है कि दोनों ही या तो पास आ रहे हैं या दोनों ही दूर जा रहे हैं। ये कैंचीनुमा गति है। ठीक है। तल के बाहर में ट्विस्टिंग है, एक ऊपर आ रहा है और एक नीचे की ओर जा रहा है। एक हाइड्रोजन परमाणु ऊपर की ओर आ रहा है, एक हाइड्रोजन परमाणु नीचे की ओर जा रहा है। वैगिंग में क्या है? दोनों ही हाइड्रोजन परमाणु ऊपर की ओर आ रहे हैं या फिर दोनों ही हाइड्रोजन परमाणु तल के नीचे की ओर जा रहे हैं। थैंक यू।